अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, कल मैंने जो सीरिया पे वीडियो लगाई थी वो एक्चुअली परसों बनाई थी और इसके बाद तो हालात बिल्कुल ही चेंज हो गए। सिचुएशन ये है कि सीरिया तो गया, असद फैमिली 50 साल से रूल कर रही थी सीरिया पे। बशार अल असद भाग गए हैं और खबरें आई कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो मर गए, फलान ढुमकान। बहरहाल रशिया के मीडिया ने कंफर्म किया है कि वो सेफ़ हैं। कहाँ हैं ये अभी तक पता नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये रशिया में होंगे। लेकिन लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, ये क्लियर डिफीट है रशिया और ईरान की। ये बिग विक्ट्री है अमेरिका, नेटो, इज़राइल की। अब ये है कि मैं ख़ास तौर पे हमेशा से इज़राइल को सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन इस जंग में इज़राइल का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बहरहाल मोर और लेस ये देखें, आपको पीछे जाना होगा। जब 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू की थी, वो कोई ग्रास रूट मूवमेंट तो नहीं थी ना, ये तो शुरू कराई गई थी चेंजेस लाने के लिए रीजन में। और फिर ओबामा ने जो बम्बार्डमेंट शुरू की इराक, सीरिया, लीबिया वगैरह पे, तो लीबिया में कद्दाफी को मार दिया, इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया। बशर अल असद को नहीं मार सके और वो बचा रहा। लेकिन क्या लीबिया और इराक में पीस आ गया, सस्टेनेबिलिटी आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई? बम्बार्डमेंट से पहले, अरब स्प्रिंग से पहले ये मुल्क ज़्यादा बेहतर थे। जबकि अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी इजिप्ट और ट्यूनीसिया से, तो क्या हुआ? वहाँ पे कोई तब्दीली आई? इजिप्ट में रेजिम चेंज हुई, लेकिन वही हुस्नी मुबारक अमेरिकन पिट्ठू था, तो इस जनरल सीसी इससे बड़ा पिट्ठू बन के आया है। ट्यूनीसिया में कोई तब्दीली आई, मोरक्को में, अल्जीरिया में, वहाँ पे ये सब शुरू हुआ था। फिर इसके बाद इजिप्ट पे आया। लीबिया, सीरिया, इराक में तो ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि लीबिया तो मोस्ट प्रॉस्पेरस कंट्री था, सबसे ज़्यादा चीज़ें थी, सिवाय डेमोक्रेसी के सब कुछ था। लेकिन अगर किसी कंट्री को बगैर डेमोक्रेसी के अगर सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है? जैसे दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब वगैरह में पब्लिक खुश है, पब्लिक को वहाँ की सरकारों ने बेहतरीन फैसिलिटीज़ सब कुछ दिया हुआ है, सिक्योरिटी दी हुई है, लाइफ, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, फैमिली, सब चीज़ की सिक्योरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, बिजनेस चांसेस हैं, जॉब्स की बेहतरीन चांसेस हैं। तो वहाँ की पब्लिक को फिर डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है? और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी लाइक पाकिस्तान की से क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये है कि लीबिया में इन्होंने रेजिम चेंज कर दिया। क्या हुआ? लीबिया वॉज मच मच बेटर देन 2011 से पहले, देन नाउ। तो अब ये यहाँ पे इन्होंने तब्दीली लाए हैं। ऐसी ही एक अरब स्प्रिंग हुई थी 50s और 60s में, जब अंग्रेज़ ने सबको आज़ादियाँ दे दी और कुछ को आज़ादियाँ बाद में दी। तो जिन इलाकों में अमेरिका, इंग्लैंड की बैकिंग की सरकारें थीं, वहाँ पे तो कोई छेड़खानी नहीं की गई। जैसे सऊदी अरब, अरब गल्फ़ में जो स्टेट्स हैं, उन लोग वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं की गई। लेकिन वो अरब स्प्रिंग आई थी इजिप्ट में, जहाँ शाह फारूक को मार दिया गया था। और शाह फारूक ही था, शाह फारूक को मार दिया। और वहाँ पे जमाल अब्दुल नासिर आया, फिर अनवर सादात आया, फिर हुस्नी मुबारक आया, और अब सीसे। आप सोच लें कि 75 सालों से इजिप्ट में सिर्फ 4 रूलर आए हैं। उनकी मर्ज़ी की सरकार है, वहाँ पे इनको तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। इराक में इनकी मर्ज़ी की सरकार नहीं थी, किंग फैसल था इराक का, उसको मार के वहाँ पे डेमोक्रेसी लाए। सद्दाम हुसैन इनका पर्पस रूल और सर्व करता रहा, तो सद्दाम हुसैन की ये लोग ऐसे ही खातिर कर रहे थे जैसे दामाद की करते हैं। बाद में सद्दाम हुसैन ने इनको आंखें दिखानी शुरू की, तो उसका क्या असर किया। इसी तरह 69 में लीबिया में भी चेंज आया और कद्दाफी आया। कद्दाफी इनके असर में नहीं आया, तो उसको मार दिया। इसी तरह अर्ली 70s में ये हाफिजुल असद आया सीरिया में, वो इनके काबू में नहीं आया,
तो इन्होंने पहले तो सीरिया का एक बड़ा हिस्सा गोलान हाइट्स पे इजराइल ने कब्जा कर लिया, और इसके बाद आप देख लें कि सीरिया में क्या हो रहा है। सीरिया की वार ईरान और रशिया के लिए बेशक वो नाकामी है, लेकिन इसकी वजह यह है कि इन्होंने बड़ी डिज़ाइन के साथ रशिया को ऑक्यूपाई किया यूक्रेन में, और इस हद तक फंसाया। 2-2.5 साल जंग चलाना मजाक नहीं होता। आफ्टर ऑल रशिया की इकोनॉमी, आप अमेरिका चाइना जैसी इकोनॉमी तो है नहीं, और उसको एक लंबी जंग में फंसा के रखा हुआ है। वो लिमिटेड मदद कर रहा था बशार उल असद की, और बशार उल असद ने जो पिछले 12-13 साल से इतना एग्रेशन, टेररिज्म का वो अटैक कंट्रोल किया है, बर्दाश्त किया है, तो उसके पीछे रशिया और ईरान की बैकिंग थी। लेकिन रशिया को तो उन्होंने यूक्रेन में फंसा दिया, और ईरान की बेवकूफ़ी ये थी कि ईरान गज़ा में हमास के ज़रिए उसने अटैक कर दिया इज़राइल पे, जिसकी वजह से ईरान फंसा रहा। और इज़राइल ने उस रीजन में ईरान के जो वो थे, अड्डे थे, या ईरान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे सीरिया में, लेबनान में, गज़ा में, हमास, हिजबुल्ला और सीरिया में, उसको कमज़ोर किया इज़राइल ने। ईरान की वहाँ से भागने में ही बेहतरी नज़र आई। ईरान का सदर मारा गया, ईरान के जनरल मारे गए, ईरान को बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ा। और आफ्टर ऑल अब लेबनान भी ईरान के हाथ से चला गया, हमास तो ख़त्म ही हो गई है तकरीबन, और सीरिया में एक इनका थोड़ा बहुत हिसाब किताब था, तो अब वो भी ख़त्म हो गया। अब सीरिया में आया कौन है? सीरिया में तो यह है कि इनकी मर्ज़ी का एक आदमी आया है, मोहम्मद अल जौलानी। अब मोहम्मद अल जौलानी आफ्टर ऑल है तो अल कायदा का, ये अमेरिका की जेल में था, इसको निकाल के सीरिया भेजा। अगेन आई विल से कि लेट्स सी कि ट्रंप डीप स्टेट के हवाले से क्या क्लासिफिकेशन करता है फाइलों की, और क्या इंफॉर्मेशन बाहर आती है। लेकिन आफ्टर ऑल अमेरिका की डीप स्टेट का बड़ा किरदार है टेररिस्ट ग्रुपों को बनाने में, और तालिबान बनाया, और ISIS तुर्की के ज़रिए बनाया, तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए बनाया, और अल कायदा भी पाकिस्तान के ज़रिए बनी थी। CIA पाकिस्तान का ये जॉइंट वेंचर था। अल कायदा ख़त्म हो गई, ओसामा बिन लादेन मर गया, सारे पकड़े गए, मारे गए, ग्वांतानामो बे भर लिया, वापस अल कायदा को ज़िंदा किया है। अब ये जो मोहम्मद अल जौलानी है, ये बेसिकली अल कायदा का था, अमेरिका की जेलों में रहा, लेकिन फिर इसकी CIA ने ट्रेनिंग करके इसको वापस उतारा मैदान में, और CIA में अब सीरिया में अब ये आ गया है। अब इसने तो ऐलान किया है कि हम सबको मिला के चलेंगे और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। आपको मैं यह बता दूं कि सीरिया है ना, एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। अरब वर्ल्ड में इतना डाइवर्स कंट्री कोई नहीं है। सीरिया में सुन्नी हैं, शिया हैं, अल्लवी हैं, क्रिश्चियंस हैं, आरामाइक हैं, और मुख्तलिफ हैं। अब ये अल्लवी है ना, ये शिया का एक फैक्शन है। अल्लवी हद से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं शिया के मुकाबले में। शिया अली को प्रॉफिट मोहम्मद का दामाद मानते हैं, और है भी अली प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद थे, उनकी बेटी फातिमा से इनकी शादी हुई थी। लेकिन शिया अली को खुदा का बेटा मानते हैं, अल्लवियों में भी काफ़ी कुछ ग्रुप्स हैं, जिसमें ये जो बशर उल असद वाला ग्रुप है ना, ये खुदा का बेटा मानते हैं अली को। तो ये एक छोटा सा माइनॉरिटी था, लेकिन 50 साल से सीरिया पे अल्लवियों का रूल है शियाओं के साथ मिल के। लेकिन वहाँ पे सुन्नी हैं। अब ये सुन्नियों का मोहम्मद अल जौलानी, अल कायदा आया है वहाँ पे, वो पावर में आया है, और उसने वादा किया है कि सब ठीक होगा। लेकिन ऐसे वादे तो हमने तालिबान की तरफ से भी सुने थे। मतलब आप सीरिया में बशर अल असद पिछले 13 साल से नेटो, इज़राइल वगैरह की वार का मुकाबला कर रहा था, और अचानक 2 हफ्तों में
धड़ाम से हर शहर गिरता गया। हमस गया, अलेप्पो जिसको अरबी में हलब कहते हैं वो गया, दमस्कस चला गया। यही हमने देखा था 2021 में, जब अचानक तालिबान ने मतलब इन्वेजन शुरू किया पाकिस्तान से निकल के, ये जब बढ़ते गए तो काबुल तक ये मतलब इतनी तेज़ी से गए कि इतनी तेज़ी से तो शायद नॉर्मल गाड़ी भी जाती है तो नहीं जा सकती। ये तो 2-3 दिनों में उन्होंने काबुल भी पहुंच गए और कहीं रेजिस्टेंस नहीं मिली कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस थी अशरफ गनी की, उन्होंने कहीं मुकाबला नहीं किया। तो यहाँ अब तक सीरिया की आर्मी ईरान और रशिया की मदद से इन लोगों का मुकाबला कर रहा था, वो कहीं नज़र नहीं आए। सीरिया में कहीं फाइट ही नहीं हुई, जो कि 13 साल से एक फ़ाइट कंटिन्यूस चल रही थी। इस बार कोई फाइट ही नहीं हुई क्योंकि रशिया ने ये बोल दिया था असद को कि भाई हम तो बिजी हैं, हम तो नहीं कर सकते। ईरान भी भाग गया था। तो फिर अब बशर अल असद को नज़र आया कि अगर मैं टिका रहा तो जिस तरह कज़ाफ़ी को मारा था और जिस तरह ये सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था, ऐसे मुझे भी गिरफ्तार करके टैंक से लटका देंगे। जैसे तालिबान ने जब पहली बार 96 में अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया था, तो अफ़गानिस्तान के जो नजीबुल्लाह सदर थे, वंडरफुल पर्सन, उसको लटका के यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस से घुस कर निकाला था और टैंक से इसकी लाश लटकाई थी। तो बशर उल असद को नज़र आया अपना हशर के भाई साहब ये तो मेरा ये हाल होना है, तो वो भाग गया। कोई मुकाबला नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो क्या तालिबान के आने से मामला अफ़गानिस्तान के एज ए एंटी पाकिस्तान की आर्मी का मुखालिफ होने की, उस पर मैं तालिबान को समझता हूँ कि अच्छा हुआ आ गए कि वो कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ तो खड़े हुए हैं। लेकिन ऑल इन ऑल अफ़गानियों के लिए तो इतना अच्छा नहीं हुआ है ना, कि अफ़गानिस्तान में तो कहीं ह्यूमन राइट्स तो हैं ही नहीं ना। अब आप कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स तो वेस्ट की दुकान है, तो बहरहाल ह्यूमन राइट्स एक राइट्स तो है ना। कम से कम कोई भी राइट्स नहीं है अफ़गानिस्तान में। औरतों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लड़कियों का, औरतों का, ना एजुकेशन है, ना जॉब्स है, ना कुछ भी नहीं है। मर्दों का क्या है, मर्दों के ऊपर भी ज़बरदस्ती की अपनी शरिया थोपी हुई है। ये जो इस्लामिक शरिया है ना, इसके बायर नहीं है कोई। मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक शरिया का बायर कहीं भी कोई मुसलमान नहीं है। मतलब आप ये देखें कि सऊदी अरब में जब शरिया, स्ट्रिक्ट शरिया को ख़त्म करके चीज़ों को नॉर्मलाइज किया तो सऊदी खुश हुए हैं ना। दुबई में देख लें, कोई दुबई का इमाराती मुझे बता दें कि खुश नहीं है। ये बात अबू धाबी में, इधर उधर। ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जाहिल हैं ना, ये भी शरीयत को बाय करने के लिए तैयार नहीं है। शरीयत लेके आएंगे तो इनको पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। ये जितने भारत, पाकिस्तान, इंडिया के मुसलमान हैं, वो सिर्फ नारे के तौर पे इनके कम्युनल लीडर्स इनको शरीयत शरीयत करते हैं। वरना शरीयत अगर अच्छी होती तो ये भाग रहे होते यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ। तो एक्चुअल में शरिया है ना, वो सिर्फ एक ढकोसला है और शरिया के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते। अब अफ़गानिस्तान में शरिया है, इवन अफ़गानी वहाँ वापस जाने को तैयार नहीं। बाकी दुनिया का तो कोई आदमी क्या जाएगा, अफ़गानी वहाँ पे जाने को तैयार नहीं। तो अफ़गानी भी मेजॉरिटी जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं वो शरिया के बायर नहीं है, वो शरिया को पसंद नहीं करते, मजबूरन उनके ऊपर थोपी गई है। कोई नहीं चाहता वहाँ पे कि दाढ़ियाँ रखें, लंबी लंबी पगड़ियाँ बांधें, औरतों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करें, घरों में औरतों के ऊपर जुल्म करें। नॉर्मली ये है कि तो अब सीरिया में बी रेडी फॉर अनदर शरिया, और ख़ास तौर पे इस रीजन में एक तालिबान स्टाइल की शरिया आ गई तो जरासीम फैलते देर नहीं लगती फिर। और आप सीरिया की हिस्ट्री भी देखें तो अलेप्पो है जो हलब, वो हिस्ट्री का ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है, कंटिन्यूस जहाँ पे आबादी रहती है। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी जब एक्सपेंशनिज्म इस्लाम के ज़रिए करनी शुरू की और दुनिया में इम्पीरियलिस्टिक एक डिज़ाइन के तहत कैलिफेट कायम की थी, तो उनका पहला टारगेट ही दमिश्क था, ये सीरिया था। क्योंकि सऊदी अरब से ज़्यादातर कारोबारी लोग, बिजनेस के लोग जो काफ़िले जाते थे वो सीरिया जाते थे। सीरिया एक सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रहा है हिस्टोरिकली। इस्लाम और अब्राहमिक रिलीजन्स के आने से पहले इवन यहूदियों के भी जो नबी आए थे मूसा,
उससे भी पहले सीरिया वॉज ए हिस्टोरिकल ट्रेड हब, बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर था। तो प्रॉफिट मोहम्मद की भी नज़र पहली उधर थी। और जो खलीफा आए तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तक तो चलता रहा मामला। जो पांचवा खलीफा था अमीर मुआविया, उसने कैपिटल मदीना से मूव करके सीरिया ले गया था, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि बिजनेस तो सारा उधर है, मदीना में कौन आता है रेगिस्तान में इधर। तो मदीना और मक्का को उन्होंने एज ए रिलीजियस पॉइंट रख के कैपिटल इस्लामिक खलीफा का सीरिया में वो किया था। तो सीरिया एक हिस्टोरिकली भी और रास्ते पे है ना भाई, तुर्की से मिल रहा है, आखिरी अरब स्टेट है। ईरान से अरब स्टेट शुरू होते हैं तो आखिरी सीरिया है, इसके बाद तुर्की आ जाता है। तो अब ये सारे फैक्टर्स हैं। तुर्की का रोल इसमें बड़ा ख़तरनाक है। तुर्की का वही रोल है जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में रहा है। और तुर्की ने ज़बरदस्त बमबारी करके, ये क्या अलकायदा वालों की इतनी कैपेसिटी थी कि सीरिया की आर्मी रशिया और ईरान के साथ मिलके उनका मुकाबला करते। ये तो पीछे तुर्की ने टोटल बम्बार्डमेंट की, नेटो की सपोर्ट रही, इजराइल की सपोर्ट रही। इस वक्त खबर ये है कि 12 किलोमीटर सीरिया के अंदर इजराइल की आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। ऑलरेडी गोलान हाइट्स कब्जे में हैं, आगे बढ़ रहे हैं वो। तो ये है कि तुर्की का बड़ा गंदा रोल रहा है। लेकिन तुर्की भी, क्योंकि तो सीरिया में बहुत कुर्द हैं और कुर्द तुर्की से आज़ादी मांग रहे हैं। तो तुर्की अब जब गवर्नमेंट बनेगी सीरिया में, तो मोहम्मद अल जोलानी ने कहा है कि सबको मिला के करेंगे। तो कुर्दों ने भी बड़ी फाइट की है बशर उल असद के खिलाफ। तो क्या कुर्दों को वो तुर्की आने देगा गवर्नमेंट में सीरिया में? तो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखें, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, ये अमेरिका के डीप स्टेट का अखबार रहा है। इसने 1990 में खबर लगाई कि इराक को कैसे कब्ज़े में लिया जाए। 1998 में खबर लगाई कि खाली इराक को बमबारी करने से मसला हल नहीं होगा। फिर 1998 में इसने लिखा कि अगर बमबारी करते हैं ना तो इराक और मजबूत होगा, इसलिए हमें बमबारी नहीं, कब्ज़ा करना चाहिए। और फिर 2013 में लिखा कि नॉर्थ कोरिया पे बमबारी करो। 2019 में लिखा कि सीरिया के ऊपर बमबारी करो चाहे इलीगल हो। और इसमें लिखा, फिर 2015 में लिखा कि ईरान को बम बनाने से रोको, ईरान को बम करो। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकन डीप स्टेट का नैरेटिव बिल्ड करता है। अजीज दोस्तों, देखें, अमेरिका की डीप स्टेट की एक डिज़ाइन थी कि इस इलाके में हमें क्या करना है। आपको याद होगा कि जब जॉर्ज बुश सीनियर ने 98 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, 88 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तो 4 साल रहा वो 92 तक। इसने इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ पहली जंग करवाई थी। उस वक्त इसका डिफेंस सेक्रेटरी था डोनाल्ड रम्सफील्ड। और CIA का जो डायरेक्टर था ना, वेस्ली क्लार्क, वो आर्मी का जनरल था। उसने उस वक्त ये कहा था कि हमें पूरी डिज़ाइन बताई थी कि 20 साल पहले इसने ये हमें बता दिया था कि सीरिया को नीचे लाना होगा ईरान से वो करने के लिए। मैं एंड पे उसकी 2 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ। उसमें उसने कहा था कि हमारे टारगेट हैं इराक, सीरिया, लीबिया, लेबनान, सोमालिया, सूडान, लास्ट ईरान है। इस पूरे रीजन में इनकी ये डिज़ाइन थी। इराक गया, सीरिया गया, लीबिया गया, लेबनान गया, सोमालिया गया, सूडान के 3 टुकड़े कर दिए। अब बचा है ईरान। इस वक्त पूरा कॉर्नर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में ये कहा है कि हमें सीरिया के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, सीरिया हमारा इशू ही नहीं है और हमें बाहर की जंगों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब बशर उल असद रहता है कि कोई और आता है, हमें इसकी परवाह नहीं है। और
हमें बाहर की जंगों में नहीं पड़ना चाहिए। अब लेट्स सी कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बन रहा है तो अमेरिकन डीप स्टेट अपनी डिज़ाइंस तेज़ी से आगे बढ़ा रही है चीज़ों को। तो लेट्स सी कि क्या होता है। 4 साल जो बाइडेन के गए हैं वो ओबामा के 8 साल का कंटिन्यूएशन है, और बीच में ट्रंप के 4 साल जो थे उसमें चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी, लेकिन फिर अब लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो कब्ज़ा ग्रुप आया है सीरिया में अल कायदा के, उससे काफ़ी लोग खुश हैं, ख़ासतौर पे इंडिया में, कि बहुत अच्छा हुआ, इज़राइल के सपोर्ट गवर्नमेंट आएगी। कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ये लड़की $10 में बिकने के लिए रखी है। ये उन्हीं लोगों ने रखी है जो आज सीरिया पे कब्ज़ा कर गए हैं। आज जो सीरिया में फतह हासिल की है वो $10 में यजीदी लड़कियों को बेच रहे थे। आप इन पे भरोसा कर सकते हैं कि ये वापस ये नहीं करेंगे? तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों क्या होता है, लेकिन थिंग्स आर वेरी डार्क। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।